हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोग्नोसी फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 3 तक जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कवर अप किया था। उसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि शॉर्ट में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने तो ये सब फर्स्ट यूनिट से लेके तीसरी यूनिट तक जो है लास्ट वीडियो में कवरअप किया था। इस वीडियो में हम लोग फोर्थ यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और यूनिट फिफ्थ का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट टाइप होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में रहेंगे जिसको हमने शॉर्ट में ही एक्सप्लेन किया हुआ, जिससे आपका कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में छूट ना पाए, आप उसको ईजिली आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारी जो है यूनिट 4 स्टार्ट होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ इट्स रोल इन फार्माकोग्नोसी। तो इसमें हम लोग को बताना है कि आयुर्वेदिक का प्रिंसिपल, जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है और इसका क्या रोल है फार्माकोग्नोसी में। तो वैसे तो ये क्वेश्चन 7 या फिर 10 मार्क्स में बनता है। यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में ही लिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से आराम से इसको एक्सप्लेन करके 10 मार्क्स में लिख सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है। आयुर मीन्स होता है लाइफ और वेदा मीन्स साइंस। तो आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच कैम इन एग्जिस्टेंस अबाउट 900 BC। तो जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम होता है या जो आयुर्वेदा है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी सबसे पुराना जो होता है मेडिसिन सिस्टम है, जो कि 900 BC में आया था। चाणक्य नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा। तो जो चाणक्य थे उनको आयुर्वेदा का फादर कहा जाता है। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये बेसिकली 3 थ्योरी पे काम करता है। इसमें जो पहली थ्योरी आती है वो है पंच महाभूता, दूसरी थ्योरी है त्रिदोषा, और जो तीसरी थ्योरी होती है वो है गुना रसा सिद्धांता। तो पंच महाभूता थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ये 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, आयु, अग्नि, आकाश। और त्रिदोषा में ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही रसना भी है, वो भी अब 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक एक करके इनको देखते हैं। तो पंच महाभूता में क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वही जो हमारा होल यूनिवर्स है वो किस चीज़ से मिलके बना है, 5 बेसिक एलिमेंट से मिला है। जो इसमें फर्स्ट है पृथ्वी, जल, आयु, अग्नि, आकाश। दे आर ऑल्सो नोन एज महाभूता। तो इनको महाभूता भी बोला जाता है और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। त्रिदोषा थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं वो 3 अलग अलग फॉर्म में हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिदोषा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें फर्स्ट है वता, पिता और कफा। वता का मतलब होता है स्पेस, यानी आकाश और हवा। पिता का मतलब है फायर प्लस लिक्विड, और कफा का मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड। तो दिस त्रिदोषा व्हेन प्रेजेंट इन बैलेंस फॉर्म इन आवर बॉडी, सो बॉडी कंसिडर है हेल्दी। अगर जो ये हमारे तीनों जो त्रिदोषा हैं, वता, पिता, कफा, अगर ये हमारे बॉडी में बैलेंस कंडीशन में है तो उस टाइम हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं। अगर इनमें कोई भी इम्बैलेंस होता है तो इसको हम लोग डिजीज़ कंडीशन बोलते हैं। जो आखिरी थ्योरी है वो है गुना रसा सिद्धांता। तो दीज आर कंसिडर एज 5 फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द्रव्य। तो ये जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो ड्रग होता है उसके 5 फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे है रसा, गुना, वीर्या, विपाका और प्रभा। तो रसा का मतलब होता है टेस्ट, और गुना मीन्स क्वालिटी, वीर्या मीन्स एपीआई, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको बोलते हैं, और विपाका मीन्स जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हैं उनको बोला जाता है, और प्रभा मीन्स थेरेपेटिक एक्शन को बोला जाता है। अब इसका रोल देख लेते हैं कि आयुर्वेदा का क्या रोल होता है फार्माकोग्नोसी में। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन आर कंपोज्ड ऑफ 5 to 10 डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट आइदर फ्रॉम लीव्स, रूट्स और बार। तो जो हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होती है वो बेसिकली किस चीज़ से मिलकर, उसमें कई सारी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, जैसे किसी प्लांट का लीव्स, रूट्स और बाक्स। सेकेंड है फार्माकोग्नोसी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड फॉर हर्बल ड्रग। तो जो हमारी फार्माकोग्नोसी होती है वो हेल्प करती है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए, जो कि हमारे हर्बल ड्रग्स के लिए होते हैं। इसमें अगला रोल है फार्माकोग्नोसी हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग थ्रू मार्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन।
तो फार्माकोग्नोसी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में, किसके थ्रू, जैसे मार्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया इज डिपेंड ऑन द आयुर्वेदिक सिस्टम विच इज़ ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो जो हमारी जो रूरल एरिया है उधर के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं वो आयुर्वेदिक सिस्टम पे ही डिपेंड रहते हैं। अगला है मेनी मेडिसिनल प्लांट दैट आर बेस्ड इन आयुर्वेदा आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन पेनल्टी अवेबिलिटी, लो कॉस्ट, लेस साइड इफेक्ट, लो टॉक्सिसिटी एंड हाई इफिकेसी। तो जो इसमें जो मेडिसिन आती हैं उसको बेसिकली इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हैं, इनका कॉस्ट भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, सस्ते में मिल जाती हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट कम होता है, टॉक्सिसिटी कम होती है और एफिकेसी ज़्यादा होती है। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है, हो सकता है 2 मार्क्स में आपको इसके बारे में पूछ ले, तो उसको यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर और पैथी मीन्स सफरिंग। तो होम्योपैथी मीन्स सिमिलर सफरिंग। द कॉज ऑफ डिजीज इटसेल्फ कैन बी यूज फॉर इट्स ट्रीटमेंट, यानी सिंपली आप समझ लो होम्योपैथिक में क्या होता है, यानी कोई भी जैसे हमारा कोई एक सबस्टेंस है, अगर वो सबस्टेंस किसी हेल्दी पर्सन में कोई सिम्टम कॉज कर रहा है तो वही सबस्टेंस उस पर्सन को या उस सिम्टम को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो सिंपली यही प्रिंसिपल होता है होम्योपैथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सिद्धा क्या होता है। दिस सिस्टम वाज प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु। तो जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन था ये बेसिकली साउथ इंडिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारा तमिलनाडु हो गया। इसके अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये त्रिगुणा काम करता है, जैसे वता, पिता और कफा। ये पहले वाले की तरह है लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे वता में क्या होता है, अगर इसका बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या इसका मात्रा बढ़ जाती है तो जो आदमी होता है वह ज़्यादा ब्लैक दिखता है, और उसकी अगर ये बढ़ जाता है बॉडी में तो ओबिसिटी हो सकती है। अगर पिता हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो हमें एनीमिया हो सकती है, और कफा बढ़ता है तो हमें हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल वता, पिता, कफा विच आर नोन एज त्रिगुणा। तो जो ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वता, पिता, कफा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिगुणा। दीज आर क्वालिटी ऑफ पर्सन इफ़ दे इंक्रीज और डिक्रीज सो कज डिजीज। ये किसी पर्सन की क्वालिटीज़ को बताती हैं। अगर इनका किसी बॉडी में या किसी पर्सन में इनका अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। उसके बाद है यूनानी सिस्टम। यूनानी सिस्टम ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। इट वाज स्टार्टेड बाय ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेट्स। तो जो हमारा यूनानी सिस्टम है ये सबसे पहले ग्रीस में शुरू हुआ था, और जिसको शुरू किया था हमारे हिपोक्रेट्स ने, जो कि साइंटिफिक फिलोसोफर थे, और इसको फिर अरब कंट्री में फिर से डेवलप किया गया। इसका प्रिंसिपल है यूनानी सिस्टम कंसीडर दैट द इंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट, फायर, एयर, वाटर और अर्थ। तो जो हमारी आयुर्वेदिक प्रिंसिपल था आयुर्वेदा का, उसमें जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी दैट रिप्रेजेंट वेरियस क्वालिटी। तो ये जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 2 थ्योरीज इन दिस यूनानी सिस्टम। तो यूनानी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरी दी गई थी। फर्स्ट है हिपोक्रेटिक थ्योरी। इट इज़ द थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स। तो जो हिपोक्रेट थ्योरी थी ये 4 ह्यूमर्स पे बेस्ड थी, जैसे कि ब्लड हो गया, फ्लेलम हो गया, येल्लो बाइल और ब्लैक बाइल। तो ब्लड मीन्स डम होता है और फ्लेगम मीन्स बलगम, बलगनम, और येल्लो बाइल मीन्स साफरा और ब्लैक बाइल मीन्स सोदा। तो जो ये जितना भी सारी चीज़ें होती है ये हमारे डाइजेशन के फर्स्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। सेकेंड थ्योरी थी पाइथागोरियन थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ 4 प्रॉक्सिमेट, हॉट, कोल्ड, ड्राई, मॉइस्ट। तो जो ये पाइथागोरियन थ्योरी थी इसमें 4 प्रॉक्सिमेट लिए गए थे, जैसे कोल्ड, हॉट, ड्राई, मॉइस्ट। दीज 4 क्वालिटी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड रिप्रेजेंट ह्यूमन। तो ये जितने भी प्रॉक्सिमेट थे हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे मिजाज को या किसी पर्सन के क्वालिटीज़ को बताते हैं। हॉट प्लस मॉइस्ट का मतलब होता है एयर, और हॉट और ड्राई का मतलब फायर, कोल्ड एंड मॉइस्ट का मतलब वाटर से रिलेटेड, और कोल्ड एंड ड्राई का मतलब अर्थ। बैलेंस ऑफ दिस 4 ह्यूमर्स इज कॉल्ड एज हेल्दी कंडीशन
एंड इम्बैलेंस फॉर्म इज नोन एज पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो अगर ये हमारे बॉडी में बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं तो उसको हम लोग हेल्दी कंडीशन बोलते हैं। अगर इनमें कोई भी कमी आती है तो वहाँ पे हमको कोई डिजीज़ हो सकती है। अगला क्वेश्चन बनता है डिफाइन अल्कलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड एंड क्लासीफाई देम। ये क्वेश्चन भी 2 या 7 मार्क्स में पूछा जाता है। अल्कलॉइड्स का क्लासिफिकेशन काफ़ी बार पूछा गया है तो आप इसको ज़रूर से देख लेना। अल्कलॉइड मीन्स आप समझ सकते हो कुछ रिलेटेड टू अल्कली या फिर बेसिक। तो अल्कलॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच आर बेसिक इन नेचर एंड कंटेन नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो जो हमारे अल्कलॉइड्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं और उसमें उनके रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके हाइड्रोसाइक्लिक रिंग में। दे ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव इन ह्यूमन बॉडी। ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव भी होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, ट्रू अल्कलॉइड, प्रोटो अल्कलॉइड और सूडो अल्कलॉइड्स। तो ट्रू अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड एंड कंटेन नाइट्रोजन इन देयर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो जो ट्रू अल्कलॉइड होते हैं वो अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं और इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन। प्रोटो अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड बट डज नॉट हैव नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो जो प्रोटो एल्कोलॉइड्स होते हैं वो भी अमीनो एसिड से ही डिराइव होते हैं लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन एटम है उनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग में वो प्रेजेंट नहीं होता। इसका एग्जांपल है एफिड्रीन। उसके बाद जो आखिरी है वो सूडो एल्कोलॉइड, नॉट डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड बट हैव नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो जो सूडो एल्कोलॉइड्स होता है ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होता लेकिन इसमें नाइट्रोजन एटम एज अ हेट्रो एटम की तरह प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है कैफीन। उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स की बात कर लेते हैं। तो ग्लाइको का मतलब आप समझ सकते हो कि जो कि रिलेटिंग टू शुगर। ग्लाइकोसाइड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इन विच शुगर इज कनेक्टेड टू नॉन शुगर मोइटी बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो हमारे ग्लाइकोसाइड होते हैं ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो कि प्लांट से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो शुगर पार्ट होता है वो नॉन शुगर पार्ट से या फिर नॉन शुगर मोइटी से कनेक्टेड होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। एंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी। तो जो हमारे ग्लाइकोसाइड होते हैं अगर इनका हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो क्या देते हैं? शुगर और नॉन शुगर मोइटी देते हैं। इसका एग्जांपल है रूटीन। अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो इसको 3-4 पार्ट में क्लासीफाई किया, बेस्ड ऑन लिंकेज, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ग्लाइकोन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन, बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक एक्टिविटी। तो इसमें क्या है, जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसी की थेरापेटिक एक्टिविटी होती है। उसके बाद इसका बेस्ड ऑन लिंकेज पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कार्बन ग्लाइकोसाइड्स हो गए, ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइड हो गए, शुगर ग्लाइकोसाइड हो गया और नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइड हो गए। तो ये लिंकेज के बेस पे है कि किस तरीके का उसमें लिंकेज प्रेजेंट है। उसके बाद अगला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शुगर, यानी जो हमारा शुगर है वो किस, उसका नेचर क्या है, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जैसे ग्लाइकोसाइड, रहामेनोसाइड और पेंटोसाइड, अर्बिनोसाइड। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया उसके शुगर के नेचर के बेसिस पे। अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन थेरापेटिक एक्टिविटी। तो इस पे जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं वो अपने थेरापेटिक एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, जो कि हमारे हार्ट पे काम करते हैं। इसका एग्जांपल है डिजिटलिस, स्क्वेल। और लैक्जेटिव ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल हैं सेना, एलोय। एंटी अल्सर में आप ल्यूकोराइस ले सकते हो। और बीटर एल्कोराइड्स में चिराता और क्वेशेन। लोकल इरिटेंट्स में आप ब्लैक वाइट मस्टर्ड का एग्जांपल है। और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक में हमारा सैलिक्स बार्क होता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल हैं जो कि थेरापेटिक एक्टिविटी के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है डिफाइन टैनिन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो इसमें हम लोग को टैनिन्स के बारे में बताना है और कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो टैनिन्स होते हैं वो हमारे फेनोलिक सबस्टेंस होते हैं जो कि प्लांट में ही पाए जाते हैं। ये भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो कि एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट शो करते हैं या फिर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रिसिपिटेशन कराते हैं। दे प्रमोट रैपिड हीलिंग ऑन द आउंस। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा कोई भी घाव अगर हो जाता है तो उसको जल्दी से भरने में या फिर हील करने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है गैलिक एसिड फ्रॉम रूबार्क और कैटीन्स फ्रॉम कैटाचू टी, अकेशिया, क्लोरोजेनिक एसिड फ्रॉम
कॉफ़ी। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप सारा कुछ इसको शॉर्ट में ज़रूर से देख लेना। उसके बाद यहाँ से अब हमारी यूनिट 5 शुरू होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन एंड हेम्प। इसमें बायोलॉजिकल सोर्स बताना है कॉटन और हेम्प का। तो कॉटन इज़ द एपिडर्मल हेयर्स ऑफ ग्रोसिपियम हेराबकम। तो जो हमारा कॉटन होता है ये एपिडर्मल हेयर होता है गोसिपियम हर्बेकम का, यहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। वहीं जो हमारा हेम्प होता है, हेम्प को बेसिकली हम लोग भांग बोलते हैं, बहुत लोग इसको नशा की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम कैनाप्स सटाइवा लिन। तो इसको कैनाप सटाइवा लिन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसकी जो फैमिली होती है वो कैनाबिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इस क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बताना है। तो बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोज मेटाबोलाइट्स विच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट के ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हार्मोन्स, लिपिड्स। वहीं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड नॉट इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट बट हैव मेडिसिनल वैल्यू। तो जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से ऑब्टेन किए जाते हैं और ये हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए इसेंशियल नहीं होते। इसके एग्जांपल जैसे एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल होते हैं। इसके अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करते हैं तो इस गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इसके लिए किया जाता है, टैनिन्स के लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें बनता है डिफाइन रेजिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स विथ एग्जांपल। इस क्वेश्चन में रेजिन्स और फ्लेवोनॉइड्स को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल। तो रेजिन इज ए सेमी सॉलिड और हाईली विस्कस ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सक्लूडेड बाय वेरियस ट्री। तो हमारा रेजिन्स होता है वो सॉलिड होता है या फिर हाईली विस्कस नेचर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग अलग अलग ट्री से ऑब्टेन करते हैं। दे आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट विच आर यूज एज स्टिमुलेंट, एस्ट्रिंजेंट, बाइंडर, कोटिंग एंड इन बेंजोइन लिंचर। तो जो रेजिन होता है वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही होता है जिसको हम लोग एज ए स्टिमुलेंट की तरह यूज़ करते हैं, एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज़ करते हैं, या फिर बाइंडर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर बेंजोइन टिंचर जो कि हम लोग इसको स्किन सोर में इसको यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल की आप बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया गूगल एसाफोटिडा। तो ये रेजिन्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। भाई फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, तो ये फ्लेवोनॉइड्स भी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट में ही पाए जाते हैं। दे कंटेन 2 फेनाइल रिंग्स एंड 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड टोटल 15 कार्बन। तो जो फ्लेवोनॉइड्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 फेनाइल रिंग प्रेजेंट होती है और एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है जिसमें टोटल 15 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूज एज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एंड एंटीवायरल। तो जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर के होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी कैंसर और एंटीवायरल होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं क्वेरसेटीन, मायरीसेटीन। जो हमारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं या फिर रिच सोर्स होते हैं। तो जो हमारा ओनियन होता है, टोमेटो हो गया, एप्पल, ग्रेप्स, ये सब क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव द रोल ऑफ पेप्सिन एंड जिलेटिन। इस क्वेश्चन में बताना है पेप्सिन और जिलेटिन का क्या रोल होता है। तो पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराता है। फाउंड इन स्टमक सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक चिप सेल। तो जो पेप्सिन होता है हमारे स्टमक में ही पाया जाता है जो कि हमारे जो गैस्ट्रिक चिप सेल है वहाँ से ये सिक्रेट होते हैं। उसके बाद जेलेटिन है। जेलेटिन प्रोवाइड नाइट्रोजन डेट इन्हांस द प्लांट ग्रोथ। तो जो जेलेटिन होता है वो नाइट्रोजन को प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से जो हमारी प्लांट की ग्रोथ होती है वो अच्छी हो सके। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कैप्सूल, ऑइंटमेंट एंड कॉस्मेटिक। जो जेलेटिन है इसका इस्तेमाल कैप्सूल में भी किया जाता है, कैप्सूल को बनाने में, ऑइंटमेंट या फिर कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस फार्माकोगोनेस्टिक प्रोफाइल ऑफ हनी। तो इस क्वेश्चन में हनी के बारे में बताना है या फिर आप बोल सकते हो प्रोफाइल ऑफ हनी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन भी कई बार 7 मार्क्स में पूछ लेता है तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में लिया हुआ है। सबसे पहले इसका हम लोग सोर्स देख लेते हैं। तो फ्रॉम द फ्लावर्स बाय द हिप बी एपिस मेलिफेरिया। तो एपिस मेलिफेरिया से इसको ऑब्टेन, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है। उसके बाद इसकी थेरापेटिक यूजेस की बात करते हैं तो इन ब्रोंकियल अस्थमा,
थ्रोट इन्फेक्शन, टीबी, कंस्टिपेशन, अल्सर, पाइल्स, आउंस एंड फैटिग। तो जो हनी होता है इसका इस्तेमाल हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा में करते हैं, थ्रोट में यानी गले में हमारे को इन्फेक्शन है, टीबी में भी किया जाता है, और कंस्टिपेशन हो गया या फिर किसी को अल्सर है, पाइल्स है, या फिर आउंस हीलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो उसके लिए भी हनी का यूज किया जाता है। अगर इसके मोफोलॉजी की बात करते हैं तो कलर ये इसका कैसा होता है, पाइल येलो टू रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ऑर्डर इसकी प्लेजेंट होती है, टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। उसके बाद इसका अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें मॉइस्चर जो रहता है 14 to 24% प्रेजेंट होता है, डेक्सट्रोज 23 to 36% डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज 30 to 47% प्रेजेंट होता है, सुक्रोज 0.4 to 6% प्रेजेंट होता है, डेक्सट्रिन और गम 0 से 7% प्रेजेंट होते हैं, वहीं एस जो होता है 0.1 से 0.8% तक प्रेजेंट होता है। इसके केमिकल टेस्ट की बात करते हैं जो कि अडल्ट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है फीचर टेस्ट फॉर आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर। तो जो फीचर टेस्ट है इसके इनवर्ट शुगर के टेस्ट के लिए किया जाता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, लिमिट टेस्ट किए जाते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। राइट ए नोट ऑन नोबल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मेराइंसो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से 7 मार्क्स में चेकआउट कर लेना। यहाँ पे इसको हमने लॉन्ग में डिस्कस किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आखिरी यूनिट से बनता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, मेराइन फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी कंसर्न विद द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू फ्रॉम मेराइन। तो जो हमारी मेराइन फार्माकोग्नोसी होती है वो फार्माकोग्नोसी का ही एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग कोई भी जो मेडिसिनल प्लांट है उसको हम लोग मेराइन सोर्स से यानी सी से ऑब्टेन करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया, जैसे एंटीवायरल हो गया। एंटीवायरल ड्रग्स क्या होती हैं, तो दीज आर दो ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। यानी एंटीवायरल ड्रग वो होती हैं जिसको हम लोग वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, एराए हो गया, डाइडिमेनिस हो गया, पेटलाजोल्ड हो गया। तो ये इसके एंटीवायरल के एग्जांपल्स हो गए। वैसे ही है एंटी अल्सर यानी ऐसी ड्रग जो कि हम लोग यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसका एग्जांपल है एरासी, कैरेशिया एसीटेट हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप ज़रूर से देख लेना, लॉन्ग में ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है एंटी माइक्रोबियल यानी ऐसे एजेंट जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन को या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किए जाते हैं। आप यहाँ पे इसका सारा कुछ एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एग्जांपल है जोनोरोल, सिफाइलोस्पुरिन। उसके बाद अगली जो इसकी क्लासिफिकेशन वो है एंटी कार्डियोवास्कुलर एजेंट यानी ऐसे ड्रग्स जो कि हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में किए जाते हैं। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हो, डोरिडोसिन है, और भी एग्जांपल है, आप देख लेना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद इसको एंटीबायोटिक की तरह भी इसको किया जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है सिफाइलोस्पुरिन, बेनाबिलिन। तो ये इसके कुछ एग्जांपल है। उसके बाद इसको एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी किया जाता है यानी इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हो, फेलेक्सीब्लाइड है इसका एग्जांपल। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कैस्टर ऑयल एंड काउल मोगरा ऑयल। तो इसमें हम लोग को कैस्टर ऑयल और काउल मोगरा ऑयल का यूज बताना है। तो कैस्टर ऑयल को हम लोग एज अ मॉइस्चराइजिंग की तरह भी यूज करते हैं, ड्राइनेस को ट्रीट करने के लिए करते हैं, आउंड हीलिंग में करते हैं, माइक्रोबियल या फिर एंटीवायरल प्रॉपर्टी के लिए भी कैस्टर ऑयल का यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेटिंग एंड वीटिंग एजेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ पर्गेटिव की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है काउल मोगरा ऑयल का यूज़। तो इसको हम लोग हेयर ग्रोथ के लिए करते हैं, डेंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए, या फिर लेप्रोसी, टीबी, इस सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारा कुछ था फार्माकोग्नोसी का जो कि हमने यहाँ इस वीडियो में यूनिट 3 से लेके यूनिट 4 और यूनिट 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको कवरअप किया। यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ कि किस टाइप के जो फार्माकोग्नोसी में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें।